हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएस के सेकंड यूनिट, जो कि आपका है ऑपरेटर और ऑपरेटर्स के बारे में, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, और पूरे यूनिट के हर एक टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट यूनिट देंगे। ठीक है, अब ये कंप्लीट यूनिट हो जाने के बाद एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद उसमें जो भी प्रोग्रामिंग आपसे पूछी गई है, इफ एल्स से लेकर के रिलेटेड, स्विच से लेकर रिकर्जन, बाइनरी सर्च, जितने भी सर्चिंग सॉर्टिंग है, सब एक वीडियो में कंबाइन करके आपको आपके एग्जाम के पहले मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यूनिट 2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है उसमें ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन होता है पहले पढ़ लेते हैं, जो हमको लिखने के लिए काम देता है कहाँ पे, एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ऑपरेटर? इज अ सिंबल that is the compiler to perform a specific मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कुछ नहीं होता है। ऑपरेटर क्या होता है? प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, एस्ट्रिक लिख दो, डिवाइड लिख दो, मॉडलो लिख दो, ये सब क्या है? ऑपरेटर होते हैं। अब ये सब हैं तो ये कुछ स्पेसिफिक कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? कंपाइलर के द्वारा। वही बोला जाता है ऑपरेटर। कुछ नहीं होता। जैसे आप दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें क्या लिखते हो कि इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऑपरेटर का यूज कर रहे हो। तो यही बोल रहा है कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अब जब ऑपरेटर का यूज करते हो तो वहां पे दो चीजें आती हैं। एक तो ऑपरेटर होता है, उसके साथ क्या होता है? एक ऑपरेंड्स होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। जैसे आप लिखते हो कि 5+4, तो प्लस क्या हो गया आपका? यहाँ पर ऑपरेटर का काम कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर। और ये जो 4 हुआ, इसे क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसे क्या कहते हैं? बी माने 4, 4 को क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। और जो मिडिल वाला जो आपको शो कर रहा है कि क्या परफॉर्म करना है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स ऑपरेटर आर डिवाइडेड। बहुत जैसे आपका ऑपरेंड्स किस प्रकार का है, क्या उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बेस पे ऑपरेटर आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है यूनरी, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है टर्नरी। ठीक है, देखते हैं। पहला यूनिटी में क्या आता है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और लॉजिकल नॉट। इसे क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहाँ यूज करा जाता है? जैसे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि लेट सपोज इंक्रीमेंट करना है कि कोई टेबल प्रिंट कराना है 1 to 100 का। ठीक है, या फिर आपको 1 to 100 न्यूमेरिक वैल्यू आपको प्रिंट कराना है। तो आप कैसे प्रिंट कराओगे? आप फॉर लूप लगाओगे, फॉर लूप के अंदर कुछ कंडीशन लिखोगे। तो उस कंडीशन में क्या लिखोगे कि i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाए और 1 to इक्वल टू 100 तक चले। ठीक है, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो। आई की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिखते हो? इंक्रीमेंट हो। उसके नीचे आप इसके ब्लॉक में क्या लिखते हो? प्रिंट एफ। क्या लिखते हो? प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में क्या देते हो? आई। आई की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 है। तो जब 1 प्रिंट हो जाएगा और ये जब ऊपर जाएगा तो एक इंक्रीमेंट होता है, इसमें एक इंक्रीमेंट होता है। आप इसको दूसरे मेथड से भी लिख सकते थे। यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते थे आई इक्वल टू i+1। इसे ऐसे न लिख करके हम कैसे लिखते थे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे, फिर आप ये वाला भी प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हो, फिर उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हो, फिर जाके ये बन रहा है। तो इससे बेटर क्या होता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज कर लेते हैं। बस वैसे डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट क्या करता है? लेट सपोज हमारी ए की वैल्यू 10 है, तो मुझे अगर मैं a++ करूंगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। लेट सपोज बी की वैल्यू है 10। अब बी मैं माइनस माइनस करूं, अगर सब्ट्रैक्ट करूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घट के हो जाएगी 9। ठीक है, ये हो गया आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे सारे ऑपरेटर इसमें काम करते हैं। ठीक, अब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर जैसे मैंने बताया प्लस माइनस फ्रैक्शन किस लिए यूज होता है आप मुझसे ज्यादा जानते हो। ठीक, और उसके बाद ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर मैंने पार्ट 1 यूनिट 1 में बता दिया है। ठीक है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आप बहुत बार यूज करते हो। जैसे ए प्लस 2 नंबर को ऐड कर रहा हूं तो आप क्या करते हो? सी इक्वल टू a+b। तो ये क्या यूज किए हो आप? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन करना, a+b की वैल्यू को असाइन करना, किसमें? सी में, इसलिए यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब भैया ये क्या लिखा है कि प्लस इक्वल टू, इसका क्या मीनिंग है? इसका कुछ नहीं मीनिंग है। जैसे आप ए इक्वल टू, आप यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे देखो। लेट सपोज मैं कर क्या रहा हूँ कि a प्लस इक्वल टू 10। तो क्या इसका मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि a में वैल्यू असाइन कर दो +10। इसका ये मीनिंग है। ठीक है, समझ आ गया भैया। आगे चलते हैं। वैसे टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर बहुत बार, मतलब ये थोड़ा लॉजिकल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए। तो इसको मैं बहुत इजी बताता हूँ कि कैसे आप इजी वे में इसको समझ सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर के लिए आप ऐसे समझो कि लेट सपोज मैं लिखता हूँ टर्नरी, टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर ये आपका हो गया टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में कुछ नहीं होता, एक कंडीशन होता है। कंडीशन, इसे क्या कहते हैं? कंडीशन। कुछ आप कंडीशन, फिर होता है क्वेश्चन मार्क, फिर डू समथिंग। डू समथिंग, कुछ करो। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मैं लिख देता हूं इफ ट्रू, अगर ये कुछ कंडीशन ट्रू है तब कुछ करो, नहीं तो डू
समथिंग एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब, इफ फॉल्स, अगर पहला वाला फॉल्स है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसको समझने के लिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एज, हम क्या करते हैं ना, एक यूज़र से एक वेरिएबल लेते हैं इंट एज करके, ठीक है। वेरिएबल से मैंने पूछ लिया भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एज क्या है, ठीक है। तो उसने बता दिया कि मेरा एज, लेट सपोज हम ले लेते हैं प्रिंट एफ लगा करके। प्रिंट एफ आप लगाते हो ना जी, हाँ वही वाला प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में आप क्या लिखते हो, एंटर एज, भाई अपना एज तो बता दो, ठीक है, एज बता दिया उसने। फिर आप क्या लिखते हो, स्कैन एफ। स्कैन एफ में क्या करते हो, इंटीजर टाइप का तो %d लगा देते हो और एड्रेस ऑफ लगा करके एज के आगे भाई इसमें तुम भर दो। अब हम क्या करते हैं कि अगर मुझे चेक करना है कि ये बंदा 18 साल से बड़ा है कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम अगर नॉर्मल इफ एल्स, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे, बट इस टर्नरी ऑपरेटर में हम देख लेते हैं कैसे टर्नरी ऑपरेटर में अगर हमें चेक करना हो कि 18 साल से बड़ा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। अगर 18 साल से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क, अगर बड़ा है तो प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल, क्या लिखोगे, यू आर एलिजिबल, ठीक है। एल्स के लिए डबल डॉट लगाएंगे, उसमें कुछ लिख देंगे पीटी, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये रहा कंडीशन, मैंने कंडीशन दिया कि अगर एज 18 से बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क, अगर बड़ा है तो डू समथिंग इफ ट्रू, ये वाला अगर ट्रू होता है तो प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल, अगर ट्रू नहीं है तो क्या करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब इसको मैंने टर्नरी ऑपरेटर से सॉल्व करा। अगर मुझे इफ एल्स से सॉल्व करना हो भैया तो कैसे करेंगे, ठीक है, इफ एल्स से सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आप यूजर से इस तरीके से आप यूजर से एंटर करवा लेना उनका एज, उसके बाद क्या लिखते हो, इफ एज, क्या लिखते हो, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। फिर क्या लिखते हो, पीटी के अंदर प्रिंट एफ, पीटी का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, पीटी प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ में जो आप प्रिंट करा दो, ठीक है, यस आप एलिजिबल हो, नहीं तो डू समथिंग एल्स। अब क्या लिखते हो, एल्स, फिर एल्स में लिखते हो नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये इतना बड़ा कोड लिखने से बेटर है कि हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करें, सिंगल लाइन में लिख दें कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्वेश्चन मार्क पीटी लगा करके तो लिखना है, लिख दो, फिर डबल कोटेशन लगा करके फिर पीटी लगा करके अपना काम कर दो। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है कि नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करता है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो टर्नरी ऑपरेटर को, ठीक है। चलते हैं आगे चलते हैं। आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको बता दिया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप बहुत बार यूज करते हो, आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे सर्चिंग का प्रोग्राम बना रहे हो, अभी तो फर्स्ट ईयर में हो तो सर्चिंग सॉर्टिंग का नॉर्मल प्रोग्राम आपके टीचर आपसे बनवा रहे हैं, तो आपने उसमें यूज करा है बहुत बार। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, आप यूज करते हो कि फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप के अंदर क्या लिखते हो कि आई इक्वल टू, तो भैया ना 1 से स्टार्ट हो जा, कहाँ तक चलना है, 100 तक चलना है, ठीक है, तू 100 तक चलियो भाई, कॉल टू लगा देते हैं और फिर आप क्या करते हो, आई प्लस प्लस करते हो। तो ये जो आई प्लस प्लस करते हो ना, इसे क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो ये प्लस कर रहे हो, ठीक है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। अब ये क्या होता है भैया, ठीक है, समझते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अगर आई प्लस प्लस लिख रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब कि पहले आई की जो वैल्यू है, जो परफॉर्मेंस करना है उसे परफॉर्म कर दो, उसके बाद इंक्रीमेंट करो, ठीक है। अब अगर इसे मुझे प्री इंक्रीमेंट करना हो तो प्री के पहले, आई के पहले आप प्री लगा दो। आई के कुछ नहीं, आई एक वेरिएबल है, आप अपना नाम ले सकते हो। जैसे आप लड़की हो तो राहुल, अजय, जो भी नाम, आप लड़की हो तो कुछ भी नाम उसमें लिख सकती हो, जैसे जो भी हो आपका नाम आप लगा सकती हो, कन्या सुकन्या, जो भी हो, सुंदर कन्या, सोनो मेरी बात, ठीक है। तो आई की जगह कुछ भी आप अपना नाम वेरिएबल की जगह लिख सकते हो, इसमें कुछ नहीं होता। अगर आप आई के बाद डबल प्लस लगाते हो तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। अगर आई के पहले लगाते हो तो उसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, उसे क्या कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, प्री इंक्रीमेंट हो गया भैया जी। अब उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट और प्री के बाद डिक्रीमेंट, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैसे ही होता है, जैसे ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, तो मुझे क्या यूज करना है, डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट में क्या होता है, ए माइनस माइनस अगर मैं कर दूं तो ए की वैल्यू हो जाएगी अब 9, ठीक है। पहले लाइन में ए की वैल्यू थी 10, दूसरे लाइन में मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और तीसरे लाइन में ए की वैल्यू हो गई 9, ठीक है भैया। अब डिक्रीमेंट भी जैसे पोस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, वैसे होता है डिक्रीमेंट में पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। कुछ नहीं है, ए के बाद अगर लगा रहे हो तो उसे कहते हैं पोस्ट, ए के पहले लगा रहे हो तो प्री, ठीक है भैया। पोस्ट प्री तो समझ आ गया। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं, मतलब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दे रहे हो, माइनस माइनस कर रहे हो, यहाँ माइनस माइनस कर रहे हो, तो समझ नहीं आ रहा, कुछ मीनिंग क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ए की वैल्यू लेते हैं 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एफ, गेस करो ए की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कराऊँ और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ ना, लेट्स सपोज, छोड़ो हटाओ, सीधा सीधा एक एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू लेते हैं 10, उसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए प्लस प्लस। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी आउटपुट जो आएगी
इसे कहते हैं वैल्यू नहीं, आउटपुट। जो आउटपुट आएगी क्या आएगी, आउटपुट इसकी आएगी 10। जी हाँ, आपने गलत ही सोचा होगा, मुझे पता था 11, काफ़ी बच्चे सोच के बैठे हैं 11 नहीं आएगी 10 आएगी, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। अगर मैं ए की वैल्यू 10 रख लूँ, उसके बाद मैं पीटी कराऊँ, पीटी माने प्रिंट है, फिर यहाँ पर अगर मैं प्लस प्लस करूँ और ठीक है प्लस प्लस करूँ, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, गेस करो बच्चों, इसका आउटपुट आएगा 11, ठीक है। डियर इंजीनियर समझ गए, तो कुछ नहीं होता, अगर बाद में आप प्लस प्लस करते हो ना, तो पहले ये जो ऑपरेशन मैंने प्रिंट कराने के लिए एक बोला है, उसने प्रिंट करा दिया, उसके बाद उसने उसमें इंक्रीमेंट करा, उसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करो। अब इस लाइन के बाद अगर मैं ए की वैल्यू एक बार और पीटी कराऊंगा ना, तो जैसे मैंने पीटी ए कराया ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 आएगी। लेकिन अगर मैं पीटी फिर ए करूँ, पीटी ए करूँ, अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, गेस करो, 11 आएगी डियर इंजीनियर्स, ठीक। तो ऐसे प्री और पोस्ट का खेल होता है इसमें। वैसे डिक्रीमेंट में भी होता है, अगर आप ए की वैल्यू 10 ले लो, ये काफी बार यूज हो चुका, बी ले लेते हैं, ठीक है, बी बुरा मान जाएगा, मुझे भी तो यूज करो, ठीक है। बी की वैल्यू मैंने ले लिया 10, पीटी करते हैं, पीटी में क्या करेंगे, 10 लेकर के आप बी है ना, तो बी की वैल्यू बाद में, तो बी अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, यहाँ पे 10 ही प्रिंट होगी। अगर इसके बाद मैं पीटी पर आऊंगा तब फिर यहाँ पर 9 आ जाएगी, ठीक। अब वैसे मैं माइनस माइनस बी पहले ही प्रिंट कराऊं, तब यहाँ पे क्या आ जाएगी, तब इसकी आउटपुट 9 आएगी, ठीक। बाकी और डिटेल्स में मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पर जा करके एक अच्छा सा नोट्स जो मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए, इसको डाउनलोड करना है, पढ़ना है, नोट डाउन करना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हाँ इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी हम टिक करते जाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर यानी टर्नरी ऑपरेटर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो एज वाला एग्जांपल ने लिया था कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो समथिंग कुछ कंडीशन पीटी कराओ, यस, अगर फिर डबल डॉट लगा करके यहाँ पे नो, इसे क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, वही ऑपरेटर है, ठीक है। कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ क्या बताया, उसका साइज बता देगा। जैसे आपने इंट ए लिखा, तो इंट ए मेमोरी में कैसे स्टोर हुआ, उसने कितनी बाइट ली, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर में जितनी भी ऑपरेशन परफॉर्म होती है वो बिट्स एंड बाइट के फॉर्म में होती है, तो उसने कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई करा, उसको कहते हैं बाइट। तो किसने कितना ए, अगर मैं इंट ए करूँ और ए का साइज में पूछने जाऊँ, तो उसने वो कब लेगा 2। AC प्रोग्रामिंग में अगर इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 होता है, ठीक, 2 बाइट होता है, 2 बाइट, 2 नहीं बोलना है, 2 बाइट बोलना है, ठीक। अगर वो C++ में जाओगे तो वहाँ पे इंटीजर की साइज क्या होती है, दोगुनी हो जाती है, वहाँ 4 होती है, ठीक। वो आगे जाके पढ़ोगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। साइज ऑफ ऑपरेटर साइज बताता है किसी भी तुम्हारे डेटा टाइप्स के, ठीक हो गए। फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जैसे मैं लगाता हूँ एड्रेस ऑफ बी, आप स्कैनएफ लिखते हो ना, स्कैनएफ में क्या लगाते हो, स्कैनएफ में देते हो प्रेजेंट डी, उसके बाद स्लैश करके क्या लिखते हो, एड्रेस ऑफ ए, मतलब ए के एड्रेस पे, इसे कहते हैं स्पेशल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी आगे, एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी रूल कुछ नहीं होती है, बहुत सारी रूल्स होती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। थोड़ा सा पहले एग्जांपल से पहले आई थिंक थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या होता है। इट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुपिंग ऑपरेंड्स टू द ऑपरेटर विच हैव सेम प्रेसिडेंस, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता क्या हूँ ना कि ए इक्वल टू 10 + 5 माइनस कर लो आप इसमें से 10, तो आप बताओ सबसे पहले क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सबसे पहले आप लिखोगे भैया, पहले ब्रैकेट वाला, जो ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है ना, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में से 10 घटाओगे तो 5 आएगा। तो यही होता है एसोसिएटिविटी रूल, आप पहले सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं एक और ऑपरेशन कर दूं 5, अब बताओ क्या आएगा ऑपरेशन। इन ब्रैकेट और एस्ट्रिक, एसोसिएटिव रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट और एस्ट्रिक में मल्टीप्लिकेशन में कौन सा ज्यादा वैल्यू है, पहले किसको सॉल्व करना है, वही बताता है एसोसिएटिव रूल, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर ऐसे, फिर उसके बाद आते हैं आपके डिवाइड, एस्ट्रिक, प्लस, माइनस, ऐसे करके चलते हैं एसोसिएटिव रूल। चलिए देख लेते हैं, थोड़े बहुत मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और जैसे पोस्ट फिक्स में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, तो यहाँ लेफ्ट टू राइट लेना है। वैसे सब सारे ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं बिटवाइज में कैसे होते हैं, और बाकी सारे ऑपरेटर मैं नोट्स में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। थ्योरी पार्ट है, 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन की अगर बात करें तो कुछ नहीं होता, आपने लेट्स सपोज कोई वेरिएबल बनाया फ्लोट में, फ्लोट क्या करती है, फ्लोट में मतलब पॉइंट में वैल्यू स्टोर करती है, ठीक है। अब पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर रही है भैया, ठीक है। तो अगर मुझे पॉइंट की वैल्यू में, जैसे फ्लोट में मैंने कुछ बनाया, ठीक है, तो उसको मुझे इंटीजर में अगर स्टोर करना हो तो उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जन करना, फ्लोट टू इंटीजर। एक एग्जांपल लेते हैं, तुरंत समझ आएगा भैया, ठीक है। फ्लोट, राइटिंग मेरी ना गंदी नहीं, बहुत गंदी है, इसके लिए सॉरी यार,
सॉरी मेरे दोस्तों, ठीक है, फ्लोट लेते हैं इक्वल टू 10.37, ये क्या हो गया, मेरा फ्लोट हो गया। अब मैंने इंट बनाया, अब मैं बी को भी यूज़ कर ले रहा हूँ, इन्हीं से ले रहा हूँ 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू तो गार्बेज है 0, गार्बेज तो होती ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए जो बी है ना, बी में आप ए डाल दो। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन आप देख रहे हो, ये फ्लोट है, ये इंट है, कैसे लेगा, तो वही होता है टाइप कन्वर्जन, कैसे कर सकते हैं ये चीज़ सीखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग द वन डेटा टाइप इनटू द अनदर डेटा टाइप। वैसे बोला कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, ये फ्लोट है, इंटीजर है, तो फ्लोट को हम इंटीजर में असाइन कर रहे हैं, वही होता है, ठीक है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने लिखना है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना है, इसने मोस्ट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट कर देना है इसको, ठीक है। हो सकता है आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है। दो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इनके बारे में, कैसे करते हैं तुरंत देख लेते हैं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को जल्दी से, ठीक है। इट इज डन बाय कंपाइलर। जो इम्प्लिसिट होता है ना, कंपाइलर के द्वारा हैंडल किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई लॉस नहीं होता इन्फॉर्मेशन। जो कंपाइलर होता है, मैंने बताया ना कि जब आप प्रोग्राम करते हो, टोकन्स पहला फेज होता है, क्रिएट होता है, टोकन्स के बाद कंपाइलर के पास जाता है, तो कंपाइलर से क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, तो इंटरप्रेट करता है तो वो कन्वर्जन करता है, टाइप कन्वर्जन वो यूज करता है, तो ये कहता है कंपाइलर फेज में आता है इम्प्लिसिट। इसमें कोई लॉस नहीं होता है और इसको कोई रिक्वायर नहीं है ऑपरेटर का, प्लस माइनस कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सब हैंडल कर लेगा भाई अपना कंपाइलर, ठीक है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्या होता है, इट इज डन बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्राम माने आप क्या हो, इंजीनियर हो, तो आप प्रोग्राम बनाओगे, आप करोगे उसे। तो जब आप करते हो, आप प्रोग्राम को बनाते हो, कभी कभी लॉस हो जाता है। लॉस का मतलब कि आप कुछ कभी मिस्टेक कर देते हो, उसे कहता है लॉस, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिख दिया, इम्प्लिसिट में कैसे कंपाइलर करेगा, ए जैसे वहाँ पे मैंने डिस्कस करा, यहाँ पे करली ब्रेसेस मैंने देना भूल गया। ए देखो एफ की वैल्यू कुछ थी, फिर ये डिक्लेयर करा, एफ की वैल्यू ए में गई, ए की वैल्यू फिर प्रिंट करा, ठीक, काम खत्म। ऐसे होता है टाइप कन्वर्जन, कंपाइलर करता है। अब भैया एक्सप्लिसिट मैंने हम कैसे करते हैं, हम जब हमको करने की बारी आती है ना, थोड़ा सा हम लोग का कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हम लिखते हैं कि फ्लोट लिखते हैं वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं 13.5 कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं इंट ये हो गया, ठीक है। जब हमको कन्वर्जन करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, एक इंट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वाई। इंट क्यों लिखा, क्योंकि ये किस टाइप का है, इंट, तो मुझे इंटीजर में वाई की वैल्यू को असाइन करना है, इंट टाइप में पहले कन्वर्ट करना है वाई को, फिर डालना है, ये यहाँ पर इसका मीनिंग है, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये एग्जाम्पल है, बाकी नोट्स में भर के एग्जाम्पल देते, जो पसंद आएगा वो लेना, ठीक है। ऐसे सीओटी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बट हो सकता हो आपको 10 मार्क्स में थ्योरी पे आ जाए, तो थ्योरी वाला पार्ट अभी मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, बाकी नोट्स में दे दूंगा, थोड़ी बहुत थ्योरी कमी पड़ेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और बाकी जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट बनेगा देख रहा हूँ अभी कंप्लीट करा दूँ, नहीं तो एक सेपरेटेड डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, और जो सफिशिएंट रहेगा आपके एकेटिव एग्जाम के लिए वहां पर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ नहीं होता, दे आर यूज्ड टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। आपके पास कुछ सर्टेन कंडीशन आ गया, लेट्स सपोज एज का लेते हैं कि कोई लड़का 18 साल से ऊपर है कि नहीं है, अगर 18 साल से ऊपर है तो वो वोट देने के लिए गवर्नमेंट को एलिजिबल है, तो उस तरीके के कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। आप ठीक है, आप लॉगिन करते हो अपने लैपटॉप में, पासवर्ड डालते हो, तो वो चेक करता है कि इफ ये पासवर्ड अगर ट्रू है तभी लॉगिन कराए, नहीं तो एल्स वाले में डालता है, तो ठीक है। अब देखते हैं पहला, इसमें 5 टाइप्स के होते हैं। एक इफ स्टेटमेंट होता है, इफ स्टेटमेंट हम कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, आपको इफ लिखते हो, उसके अंदर क्या लिखते हो, कंडीशन। इसका एक ब्लॉक होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा है उसे एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ऐसे होता है इफ का। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। आप स्टार्ट करते हो, फ्लो चार्ट मैंने बताया था, फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके अंदर यहाँ पर आता है ये जो फेज होता है, यहाँ पे इसको कंडीशन चेक करने के लिए बनाया जाता है ऐसे, ठीक है। ये वाला जो होता है इसे कंडीशन के लिए बनाया जाता है, ठीक। अगर यहाँ पे ट्रू होता है तो जो बॉडी के अंदर, माने यहाँ पे ये वाला चीज आएगा जो बॉडी के अंदर होगा उसे एग्जीक्यूट करो, फॉल्स है तो बॉडी के एल्स वाले पार्ट में, आपको पता है इफ के बाद एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, इसका फ्लो चार्ट है, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट समझ आ गई भैया, एक एग्जाम्पल करा दो, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल एक मैं करा देता हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। हाँ, तो चलिए देखते हैं इफ एल्स का स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। भैया स्ट्रक्चर वगैरह पूछ लिया गया हमसे कि भैया इसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली ये पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इफ एल्स का, ठीक है। तो इफ एल्स में क्या होता है, पहले आप लिखते हो इफ, फिर कुछ कंडीशन लिखते हो, क्या लिखते हो, कंडीशन के अंदर कुछ भी, आप कंडीशन के अंदर बॉडी है, इसके अंदर कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हो या फिर जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो, फिर यहाँ पे लिखते हो एल्स, फिर एल्स का बॉडी। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये वाली प्रिंट होगी, नहीं ट्रू होगी तो एल्स वाला प्रिंट होगा। ये इसका हो गया बॉडी स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिख लो डू समथिंग, कुछ करना है, हमें तो पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ डू समथिंग एल्स, कुछ भी लिख लो, राइटिंग बहुत गंदी है उसके लिए क्षमा करना, ठीक है। एज ग्रुप वाला किसी का भी एग्जांपल आप लिख सकते हो वहाँ पर, जैसे आप यूजर से ले लो कि इंट, आप इफ लिख लो कि अगर एज ग्रेटर देन 18 तो डू समथिंग एल्स।
फिर यहाँ डू समथिंग, ठीक है। तो ये इफ एल्स का हो गया स्टेटमेंट। बाकी नोट्स में एकदम प्रॉपर भी रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बस लिख लीजिएगा, ठीक है। अब होता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स देखते हैं। आपने इफ लिखा, कुछ कंडीशन लिखा, ठीक है, मेरी ये कंडीशन है। जब इसके बॉडी के ब्लॉक के अंदर आओगे ना, तो फिर यहाँ पे लिखो कि इफ ये वाला कंडीशन अगर पास करा तो फिर एक और कंडीशन आप देते हो यहाँ पर। इसे कहते हैं नेस्टेड। बार बार लूप को, इनसाइड लूप यूज करना ही क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ एल्स। फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन, फिर एल्स। अब इसका वाला खत्म होगा पार्ट, ये यहाँ तक है, ये अंदर इफ एल्स, फिर यहाँ पे चलेगा एल्स। तो इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक। समझ आ गया होगा नेस्टेड इफ एल्स। स्विच केस, स्विच केस, स्विच केस आते हैं अपने स्विच केस। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने को ही मिलना है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन तो आना ही आना है कि स्विच केस क्या है, बता दीजिए स्विच केस क्या कम से काम करता है। तो चलिए आगे चलते हैं स्विच केस के ऊपर, जल्दी से आते हैं, मूव ऑन करते हैं स्विच केस। स्विच केस क्या होता है कि आप इफ एल्स से तो सॉल्व कर ही रहे थे कि इफ एल्स लेट सपोज आपको 3 नंबर दिए हैं, उसमें आपको ग्रेटर बताना है कि ए बी सी है। लेट सपोज ए है, बी है, सी है, ठीक है, 3 नंबर दे दिए, ग्रेटर कौन है। तो आप इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके वहां पे बता सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको सॉल्व कर। लेट सपोज आपको एग्जांपल मिल जाए कि कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर बनाओ, ठीक है। तो कैलकुलेटर आप कैसे बनाओगे, इफ लगाओगे, अगर कैलकुलेटर में उसने प्लस दबाया है, माइनस दबाया है, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा इफ एल्स का यूज हो जाएगा। उसको रिड्यूस करने के लिए, इफ एल्स को रिड्यूस करने के लिए स्विच केस यूज किया जाता है, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है इसका, सिंटेक्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स भी। सिंटेक्स बता दो, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है, स्विच के अंदर कुछ नंबर आते हैं, इसे न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं, न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक के अंदर क्या आता है, यहाँ पे लिख दो आप केस 1, जो केस 1 लिख रहे हैं ना, ये सच में केस 1 लिखा जाता है, केस 1। फिर केस 1 के अंदर, केस 1 के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं, डबल कोटेशन में आता है। फिर यहाँ पर डू समथिंग, कुछ यहाँ पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ये आपका सिंटेक्स है, डू समथिंग। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे ब्रेक, क्या लगता है, एक ब्रेक लगता है, ये सिंटेक्स है। फिर केस 2, फिर जितने केसेस आप देना चाहो उतने आप दे सकते हैं केस 2। फिर डू समथिंग, कुछ ना कुछ करो तभी आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे करोगे आप ब्रेक, ठीक है। फिर केस 3, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ केस एन, एग्जाम में आएगा तो आप केस एन लगा देना। फिर डू समथिंग यहाँ पे कुछ दिखा देना, फिर ब्रेक, बाकी प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में लिखा जाता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इसलिए लिखा जाता है, लेट्स सपोज केस 1 केस 2 कोई भी केस नहीं मैच करा तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू चलेगी ही चलेगी। डिफॉल्ट नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगी। यहाँ पे लिखना डिफॉल्ट, फिर डू समथिंग, कुछ आपने प्रिंट करा है, ठीक। ये होता है उसका सिंटेक्स, ठीक है भैया, समझ आ गया। तो कुछ प्रोग्राम यहाँ पर देख ही लेते हैं स्विच केस से, अगर अभी पढ़े ही हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्राम मैं बना देता हूँ, अच्छा सा प्रोग्राम एग्जाम्पल के लिए, कि आ गया तो वहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक कोड होगा आपके पास लिखने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए प्रोग्राम देख लेते हैं, यहाँ पर रुकना है। यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं स्विच केस का। एग्जांपल में देखते हैं, पूरा कोड ही लिख देते हैं, समझ भी आ जाएगा आप लोग को अच्छे से, ठीक है। हैज इंक्लूड stdio.h, पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए हो, ठीक है। फिर क्या लिखते हो, इंट मेन, कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करना है, इंट मेन वाइड मेन, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप करते हो, आप पहले ले लेते हैं एक डे के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, डे के ऊपर बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पे डे लिखा है ना, तो इंट डे मतलब इंटीजर टाइप का, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मुस्कान, सुकन्या, जो भी आपका नाम है, राहुल, राजा, कुछ भी नाम है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी लिख दो, AKTU लिख दो, लखनऊ लिख दो, डज नॉट मैटर। मैटर ये है कि आपने टाइप बता दिया कि इंटीजर टाइप का हो आप। बस आप करते क्या हो कि प्रिंट एफ लगाते हो, प्रिंट एफ, ठीक है। और यूजर को बोलते हो कि एंटर नंबर, कुछ भी नंबर प्रिंट करो, ठीक है। नंबर वो प्रिंट करेगा, कुछ भी लिख दो कि एंटर है नंबर 1 बिटवीन 1 to 7, क्योंकि मुझे डे के बीच में निकालना है, संडे मंडे साथ ही दो एक हफ्ते में दिन, पता है ना, ठीक है। स्कैनएफ में क्या करते हैं, %d, मतलब %d का मतलब होता है कि टाइप क्या है उसका, %d, ठीक है। आप लगा दो एड्रेस ऑफ डे, यहाँ पे हमने दिया डे, ठीक है, डे हो गया। उसके बाद क्या करना है कि हमें स्विच केस लगाना है, तो स्विच SWITCH, स्विच के अंदर लिखना है डे के अंदर आपको चलना है। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, केस 1, अगर यूजर ने 1 एंटर करा, केस 1 अगर यूजर ने 1 एंटर करा तो क्या प्रिंट कराना, आप नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, चलो नीचे लिख देते हैं, बेटर यूजर इंटरफेस होगा, ठीक है। प्रिंट लिख देते हैं, 1 लिखा तो पहला दिन कौन सा प्रिंट होना चाहिए, मंडे, भैया मंडे प्रिंट कर दो, मंडे, अच्छा मंडे प्रिंट कर दिया। मंडे प्रिंट करने के बाद बैकस्लैश क्या करते हैं, लाइन को चेंज कर देता, जिससे क्या होता है यूजर इंटरफेस। फिर मुझे क्या यूज करना, ब्रेक, ठीक है। अगर ब्रेक आप यूज ना करोगे ना, तो 1 अगर यूजर ने एंटर करा, फिर यूजर ने 1 अगर एंटर करा तो 1 वाला तो प्रिंट ही होगा, 1 अगर केस मैच करे या ना करे 1 तो प्रिंट ही करेगा, ठीक। इसलिए ब्रेक लगाया जाता है कि यहाँ पर भाई मैच कर गया तो प्रिंट हो जा,
नहीं तो बाकी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके नीचे के, ठीक है। केस टू, केस टू क्या होगा, प्रिंट एफ, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ी सी, प्रिंट एफ मंडे, मंडे के बाद क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 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 मंडे के दिन वैसे बहुत खराब होता है, संडे के बाद, हाँ, समझ रहा हूँ, तो क्या करा जाए, जिंदगी यही ऐसी है, चलती रहती है, ठीक है। केस थ्री के बाद आते हैं, केस थ्री में यहाँ पे मैं सेमी कॉलन नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं लगा रहा हूँ, डबल डॉट लगा रहा हूँ, प्रिंट एफ लगाना, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब क्या आएगा हमारा, वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे बैकस्लैश, फिर यहाँ पे लगाना है ब्रेक, ठीक है। तो आप बाकी समझ गए, ऐसे ही करते जाना, कहते जाना। केस कहाँ तक जाएगा, 7 होते हैं ना, तो 7 तक चला जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन, फिर ब्रेक, और लास्ट वाला जैसे मैंने बताया कि डिफॉल्ट लिखना मत बोलना, अगर पेपर में आ जाए तो डिफॉल्ट लिखना मत बोलना। एग्जांपल सहित अगर दे दी 10 मार्क्स में कि स्विच केस से बताइए क्या होता है, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, तो सिंटेक्स लिख के एग्जांपल भी लिख सकते हो, ये मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से, एकदम प्रॉपर वे में रहेगा, वहाँ पर आप देख लेना। तो डिफॉल्ट वाला केस लिखना भूलना नहीं है, डिफॉल्ट के आगे भी, जैसे केस के आगे लिखते हैं डबल डॉट, फिर यहाँ प्रिंट एफ लगाते हैं, बस प्रिंट एफ में नॉट वैलिड नंबर या कुछ भी एरर वगैरह प्रिंट करा सकते हो, यहाँ पर ब्रेक नहीं दिया जाता, ठीक। ये हो गया स्विच केस का एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया भैया। अब आगे चलते हैं, कंडीशनल हो गया, स्विच केस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इफ एल्स, एक ये देख लेते हैं, बॉडी इफ एल्स लेटर, ये क्या होता है, एक टाइप का और इफ एल्स होता है, इसे कहते हैं लेटर, ठीक है। इसको समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। होता क्या है, जैसे इफ कुछ कंडीशन आपने दिया, यहाँ पे इफ कंडीशन दिया, फिर इसके अंदर अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट करें, नहीं तो एल्स, एल्स में जाकर के फिर मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कहते हैं इफ एल्स लेटर, क्या कहते हैं, इफ एल्स लेटर, यहाँ पर फिर एक मैंने कंडीशन दिया और उसके अंदर प्रिंट करा, जैसे कहते हैं इफ एल्स लेटर। बाकी ये डेफिनेशन है, मैंने समझा दिया कैसे यूज़ करते हैं, ये सिंटेक्स है। स्विच केस में पहले डिस्कस कर लिया, ठीक, पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट सारे हो गए, स्विच केस आपको बता दिया, एक और ये एग्जांपल है, सिंटेक्स है, बाकी नोट्स में सब प्रोवाइड होते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपका स्विच केस हो गया, और स्विच केस सारे केसेस मैंने डिस्कस कर लिए, बाकी नोट्स में मिल जाएंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा जिससे मैं ट्राई करूंगा कि मोर देन 10 या 20 क्वेश्चन आप मान लो, और जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। और एक बात, अगर अभी भी कोई डाउट है तो लिंक आपको टेलीग्राम का मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन करना, वहाँ पर आप बोलना है।